बेनी माधव। बेनी माधव के दो बेटे हैं। बेनी माधव सिंह के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है श्रीकंठ और छोटे बेटे का नाम है लाल बिहारी। लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह पढ़े लिखे थे। अंग्रेजी विषय में इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। अंग्रेजी विषय में इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी और अंग्रेजी विषय में डिग्री प्राप्त कर तो ली थी, लेकिन उस अपनी इस डिग्री पर इन्हें बिल्कुल अभिमान नहीं था, घमंड नहीं था इन्हें। और अंग्रेजी के भक्त नहीं थे, मतलब एकदम कैसे हम कहते हैं ना कि एकदम फॉलो करना किसी को। तो उस अंग्रेजी के यानी पाश्चात्य सभ्यता के अंधभक्त नहीं थे। मतलब एकदम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, जो वहां पढ़ा है, जो बताया गया है, बस उसको ही फॉलो कर रहे हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल भूल गए हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं थे। कौन नहीं थे ऐसे? श्रीकंठ सिंह। तो श्रीकंठ सिंह के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। पिता का नाम बेनी माधव है, छोटे भाई का नाम लाल बिहारी बिहारी सिंह है। अब हम जानते हैं कि श्रीकंठ सिंह का विवाह किससे हुआ था। तो श्रीकंठ सिंह का जिसके साथ विवाह हुआ था उसका नाम था आनंदी। श्रीकंठ से संयुक्त परिवार के हिमायती थे। संयुक्त परिवार के हिमायती, वहां पर एक शब्द है हिमायती, और आप पूछते हैं कि मैम हिमायती का क्या अर्थ है? हिमायती मतलब जो जो जिस चीज को आप फॉलो करें, जिस चीज को आप माने, जिस चीज का आप पक्ष ले, उसे हम कहते हैं हिमायती। तो श्रीकंठ से संयुक्त परिवार के हिमायती थे। आनंदी संयुक्त परिवार की विरोधी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो संयुक्त परिवार का विरोध करती थी या उसे अपने ससुर से या देवर से उसे घृणा थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। अपने ससुर और देवर का भी सम्मान करती थी, उनका भी ध्यान रखती थी। और यदा कदा जब भी जैसा भी इसकी डिमांड होती थी लाल बिहारी की, तो वो उन्हें पूरा भी करती थी। जैसा कि हमने देखा वहां पे वो जब आया था दोपहर में खाना बन चुकने के बाद, वह आया था लाल बिहारी सिंह, दो चिड़िया लेकर के आया था और उसने कहा था जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। और आनंदी ने बनाया उसके लिए। आनंदी ने उसके लिए फिर से भोजन बनाया। तो आनंदी संयुक्त परिवार का विरोध नहीं करती थी, लेकिन आनंदी की सोच आधुनिक थी, संकीर्ण नहीं थी, नैरो माइंडेड नहीं थी कि जिस परिपाटी पर चले आ रहे हैं या जिस चीज को हम बहुत सालों साल से युगों युगों से हम फॉलो करते आ रहे हैं, बस उसी को मानना है, ऐसा नहीं था। अगर उसे तोड़ देना है क्योंकि वो हमारे हित में नहीं है, तो वो उसको तोड़ने में हिचकिचाती भी नहीं थी वो आनंदी। इसीलिए उसका यह मानना था कि बहुत सह चुकने के बाद भी, मतलब बहुत सह चुके हैं हम, एक बहू जो है वह बहुत अपने घर में बहुत सह चुकी है और मतलब अपने अपने आप को पूरा प्रूफ करने की वह कोशिश कर रही है, अपने आप को अच्छा साबित करने की वह पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बाद भी, अपने आप को अच्छा साबित करने के बाद भी, अगर घर में उसका सबके साथ नहीं, मतलब मेलजोल नहीं हो पाता है, सबके साथ लड़ाई झगड़ा बना रहता है, सबके साथ विचार नहीं मिल रहे हैं, मतभेद है विचारों में, तो ऐसी स्थिति में उस घर में अपनी जिंदगी बिताकर अपनी जिंदगी को खराब करने से अच्छा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ऐसी सोच आनंदी की थी। कौन आनंदी? श्रीकंठ की पत्नी आनंदी। क्यों हम यहाँ पर ऐसी सोच की बात कर रहे हैं? क्योंकि श्रीकंठ संयुक्त परिवार के हिमायती थे। श्रीकंठ के प्रयासों के बाद कई टूटते हुए घर बन गए थे। मतलब कई ऐसे घर थे उसके गांव में, गौरीपुर गांव में कई ऐसे घर थे जहां पर, मतलब जो जिस घर में जो बच्चे थे या जो जो बेटा था, वह अपनी पत्नी के साथ अलग होने की बात कर रहा था, लेकिन श्रीकंठ के समझाने के बाद कई ऐसे टूटते हुए घर जुड़ गए थे। तो श्रीकंठ संयुक्त परिवार के हिमायती थे और वे, उनका मानना था कि संयुक्त परिवार से ही देश का विकास संभव है, ऐसा वे मानते थे। लेकिन उनकी पत्नी आनंदी का इस विषय में बिल्कुल विचारधारा उसकी अलग थी।
अब हम आते हैं आनंदी के पिता के बारे में जानते हैं, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। आनंदी के पिता का नाम ठाकुर भूप सिंह है। ठाकुर भूप सिंह है। ठाकुर भूप सिंह, ठाकुर भूप सिंह क्या थे? वे तालुकेदार थे, किसी रियासत के तालुकेदार थे। तालुकेदार किससे बना है? तालुका। तालुका पता है? आप तालुका, आपके आपके जैसे आप मुलुंड में रहते हैं, बांडुप में रहते हैं, दादर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं आप, तो आपका तालुका क्या है? जिस तालुका के आप हैं और उस तालुका की देखभाल करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है, उसे हम कहते हैं तालुकेदार। तो यही पद ठाकुर भूप सिंह का था, और इसी तालुकेदार के पद के लिए सरकार की ओर से उनको लोन मिलता था, उनको ऋण मिलता था, जितना भी उनको मिलता हो, 1 लाख मिले, 2 लाख मिले, तो उनको उतना मिलता था जिससे कि वो अपने क्षेत्र के का डेवलपमेंट कर सके, अपने क्षेत्र का वे मतलब वहां पर विकास के कार्य कर सके। तो ये ठाकुर भूप सिंह को मिला करता था। ठाकुर भूप सिंह की कितनी बेटियां थी? उनकी 4 बेटियां थी। ठाकुर भूप सिंह की 4 बेटियां थी। पहली तीनों बेटियों का विवाह उन्होंने बहुत अच्छे घर में किया था, बहुत अच्छे घराने में किया था, खूब दहेज लेन देन ये सब सब किया था। तो इस क्रम में अब उनके पास इतना धन नहीं बचा था कि अपनी चौथी बेटी के विवाह में वे बहुत ज्यादा धन खर्च कर सके। कौन है उनकी चौथी बेटी? तो चौथी और सबसे छोटी, सबसे रूपवती, सबसे गुणवती जो बेटी थी उनकी, वो थी आनंदी। आनंदी से बहुत प्रेम था उनको। शायद छोटी संतान से, जो हमारी संतान सबसे छोटी होती है, उससे माता पिता को सबसे ज्यादा प्रेम कदाचित होता है, ऐसा लेखक कहते हैं, लेखक का ऐसा मानना है। पर प्रेम तो सभी बच्चों से, माता पिता अपने सभी बच्चों से इक्वल प्रेम करते हैं। तो ठाकुर भूप सिंह ना तो ऋण लेना चाहते थे, अब उनके पास कोई रियासतदारी नहीं थी, किसी रियासत के तालुकेदार नहीं थे, अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, तो इतने पैसे भी नहीं थे उनके पास। तो ना तो किसी से लोन लेना चाहते थे, लोन लेकर के अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे, और ना ही वे चाहते थे कि किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ, मतलब किसी भी XYZ राह चलते इंसान के साथ, मतलब अयोग्य इंसान, कहने का अर्थ है किसी भी अयोग्य इंसान के साथ वह वे आनंदी का विवाह कर दे। तो बड़े ही पेशोपस में थे कि करे तो क्या करे। तो ऐसे ही किसी समय उनके पास मिलने के लिए कौन आया? उनके पास मिलने के लिए आए श्रीकंठ सिंह। क्यों आए थे श्रीकंठ सिंह? हमने पहले ही पढ़ा है कि श्रीकंठ सिंह जो थे वे पाश्चात्य सभ्यता के वे उनके उनके विरोध में थे, और अपने जो अपनी संस्कृति है उसको बहुत प्रमोट करते थे। यहाँ तक कि दशहरे के दिनों में जब रामलीला आदि का आयोजन होता था, तो उसमें कोई ना कोई पात्र का अभिनय भी करते थे। अब रामलीला, रामलीला आदि जो सांस्कृतिक समारोह हमारे देश में हुआ करता है, मंचित किया जाता है, तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, फंड की जरूरत पड़ती है, चंदे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही किसी चंदे की मांग करने के लिए श्रीकंठ सिंह आनंदी के पिता ठाकुर भूप सिंह के पास गए थे। पढ़े लिखे थे। कौन पढ़े लिखे थे? श्रीकंठ सिंह। भूप सिंह के पास जाकर के जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, तो भूप सिंह उनके इस कैरेक्टर पर, उनके इस व्यवहार पर एकदम लट्टू हो गए। लट्टू होना मतलब रीझ जाना, एकदम मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। वाह, इससे बेहतर, जैसे मानो कि शादी.com के वालों ने उनके घर पर ही एक वर भेज दिया उनके लिए। तो ठाकुर भूप सिंह एकदम लट्टू हो गए श्रीकंठ सिंह पर, और उन्होंने तय कर लिया कि अगर आनंदी का विवाह करूंगा तो मैं इसी से करूंगा। बच्चों, बहुत सारी वर्कशीट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, बस मैं चाहती हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनिए और आपके अपने दिमाग में माइंड मैप की तरफ फिट कीजिए इस स्टोरी को। तो भूप सिंह उस पर लट्टू हो गए, और अपनी बेटी आनंदी का हाथ उन्होंने श्रीकंठ सिंह के हाथ में उन्होंने दे दिया। अब आनंदी ठाकुर भूप सिंह की बेटी थी, और बहुत बड़ी हवेली में रहती आई थी। जहां रहती थी वह बहुत बड़ी हवेली थी। वहां पर झूमर था, हाथी, कुत्ते आदि थे। मतलब इनको भी पाला जाता था, मतलब उनके पालन में, उनके रख रखाव में भी कितना पैसा खर्च होता है। कहने का अर्थ है कि संपन्न घराने की थी, संपन्न घराने की थी। तो ऐसा था उनका घर कि अपने साथ साथ कुछ और लोगों को भी पाल सके, रख सके, उनका भी पेट भर सके। तो ऐसे घर की थी आनंदी। तो विवाह के बाद हवेली से जब वह गौरीपुर गांव के एक देहाती गृहस्थ मकान में आई, देहाती गृहस्थ मकान कैसा होता है? देहाती गृहस्थ मकान
मतलब एकदम टूटा फूटा मिट्टी का घर जैसा, जैसा गांव में घर, आप कभी गांव के दर्शन करने गए होंगे, कभी गांव की ओर से गुजरे होंगे, और जैसा गांव के घर आप देखते हैं उसे हम कहते हैं देहाती गृहस्थ मकान। तो जब अपने देहाती गृहस्थ मकान में आनंदी आई, तो वहां पर बिल्कुल वैसा कुछ नहीं था जैसा उसने सोचा था। रेशमी स्लीपर चप्पल लेकर के आई थी, चप्पल लेकर के रेशमी रेशमी स्लीपर लेकर के आई थी, लेकिन यहाँ बाग कहाँ था जहां वह सैर करे। तस्वीर नहीं थे दीवारों पर, कोई सजावट नहीं थी, कोई साज सज्जा का सामान नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन आनंदी ने कुछ ही दिनों में इतना अच्छे से एडजस्ट कर लिया उसने इस घर में, सामंजस्य स्थापित कर लिया अपने ससुराल में। कहाँ सामंजस्य स्थापित कर लिया? अपने ससुराल में। किसने सामंजस्य स्थापित कर लिया? आनंदी ने। कि इस तरह से एडजस्ट कर लिया मानो विलास के साधन। क्या होता है विलास के साधन? लग्जरी की चीजें, जैसे एकदम गद्दा, जो डनलप का गद्दा है, सोफा है बैठने के लिए, सोफा है सोने के लिए, गद्दे हैं। तो ये सब विलास के साधन है। आप एक नॉर्मल कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, पर कंफर्टेबल चेयर है, एकदम आराम से पीठ टिका कर बैठे हुए हैं। तो ये सब विलास के साधन है। तो ऐसा ऐसा उसने वहां पर अपने आप को ढाल लिया, इस तरह से अपने आप को मोल्ड कर लिया, ढाल लिया, जैसे कि उसने लग्जरी की चीजें, विलास के साधन कभी देखे ही ना हो, देखे ही ना हो, कभी देखे ही ना हो। इस तरह से आनंदी ने अपने आप को इस तरह से वहां पर ढाल लिया। तो अब जब यहाँ पर एक एक मतलब कैसा था, आनंदी के जो पति थे श्रीकंठ सिंह, तो वे शनिवार के रात को आते थे, क्योंकि वहां से दूर इलाहाबाद में काम करते थे, और शनिवार की रात को वे वहां पर आते थे, और फिर शनिवार रुकते थे, रविवार रुकते थे, और फिर सप्ताह हफ्ते के किसी एक दिन में भी चले जाते थे। डिपेंड करता, कभी ज्यादा छुट्टी ले लियो, कभी कम छुट्टी ले लियो। तो लेकिन वे शनिवार की रात को आया करते थे। तो ऐसा ही एक दिन था जब बृहस्पतिवार को एक घटना घटी थी। यहाँ पर बृहस्पतिवार क्या होता है? गुरुवार। गुरुवार को ही आपके टेक्स्ट बुक में बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे कहा गया है। आप गुरुवार याद रखिए, थर्सडे याद कर रखिए, और आपके टेक्स्ट बुक में जो शब्द है वो है बृहस्पतिवार। बृहस्पति एक प्लैनेट का भी नाम है, जुपिटर को बृहस्पतिवार कहते हैं। तो बृहस्पतिवार का दिन था, और आनंदी, और दोपहर का समय था, दिन था बृहस्पतिवार का और समय था दोपहर का। आनंदी ने लंच बना लिया था, दोपहर का भोजन बना चुकी थी, और राह देख रही थी। राह देखना मतलब वेट करना, इंतजार करना। किसकी राह देख रही थी? अपने देवर लाल बिहारी की। क्यों राह देख रही थी? क्योंकि जिससे कि मिल करके उसको खाना परोस दे, और उसके बाद उनको साथ में बैठ करके, उसके बाद जैसे भी हो वो खाना सब लोग मिल करके खा ले। लेकिन लाल बिहारी जो था वो बहुत ही उज्जड गंवार किस्म का था, और पहले पृष्ठ में उसके बारे में बातें की गई है। अनपढ़ था, उज्जड था, गंवार था, बात करने का सलीका नहीं था। पिता की आंखों पर मानो मतलब पट्टी बंधी थी कि अपने बेटे के इस व्यवहार पर को वे देख नहीं पा रहे थे। और ये था, पहलवानी का शौक था उसको, और कैसे आप जिम जाते और अपने बदन को बनाते हैं, तो वैसे ही उसे बदन बनाने का शौक था। 2 सेर भैंस का दूध उठकर वह सवेरे सवेरे पी जाता था। ये सारा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में दिया गया है? लाल बिहारी के बारे में। तो वही लाल बिहारी उस दोपहर को बृहस्पतिवार के दिन 2 चिड़िया मार कर लाया। वहां के लोग, मतलब गांव के लोग चिड़ी मार होते हैं। तरह तरह की चिड़िया वहां पर आपको वहां पर नजर आएंगी। आप उसमें जो वहां के लोग होते हैं, लोकल पब्लिक होती है, वो उनका शिकार करती है, और उन्हें ला करके अपना, जैसे किसे चिकन बनाते हैं वैसे उन्हें पका लेते हैं और खा लेते हैं। तो लाल बिहारी भी 2 चिड़िया मार कर लाया। और यूजुअली क्या होता है, खाना पक चुकने के बाद फिर से खाना पकाना, और वो भी तब की स्थिति जब आपके पास कोई कुकिंग गैस नहीं है। सिलेंडर तो खैर बहुत दूर की बात है, मतलब गैस पाइपलाइन तो बहुत दूर की बात है, सिलेंडर बहुत दूर की बात है। मतलब स्टोव भी शायद बहुत मुश्किल से मिलता होगा जिसमें किरासन तेल से उसको जलाया जा सके। तो चूल्हा चौकी, कैसे कोयला जलाया या लकड़ी जला करके खाना बनाया जाता होगा। तो फिर से जब दूसरी बार खाना बन चुकने के बाद फिर से जब इसने डिमांड की, मांग की कि पका दो, जल्दी से पका दो, भूख लगी है। देखिए बोलने का तरीका, जल्दी से पका दो, भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, उसने आनंदी से कहा। आनंदी ने हांडी में देखा। क्या होता है हांडी? हांडी मतलब इस तरह का बर्तन। हांडी मतलब इस तरह का बर्तन को हम हांडी कहते हैं। हांडी में देखा तो जो घी था
वह पाव केजी कितना होता है? 250 ग्राम। तो वह पाव किलो से ज्यादा नहीं था। क्या चीज पाव किलो से ज्यादा नहीं था? घी। किसने देखा? आनंदी ने देखा। क्यों देखा? क्योंकि लाल बिहारी 2 चिड़िया पका करके लाया था। क्षमा कीजिएगा, 2 चिड़िया मार कर लाया था और उसने आनंदी को पकाने के लिए कहा। आनंदी ने क्या किया? उस मांस को पकाने के लिए उसने पूरा का पूरा घी, इस पूरे घी का उसने उपयोग कर लिया। उसे इस बात का भान नहीं रहा, ध्यान न रहा कि लाल बिहारी को दाल में बिना घी के दाल उसे अच्छी नहीं लगती। तो अगर वो चाहते तो थोड़ा घी उसके लिए बचा सकते थे, लेकिन शायद ध्यान न रहा हो। बड़े घर की बेटी थी, किफायत क्या जाने। किफायत मतलब होता है सेविंग। वहां पर एक वाक्य है, बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने। उसे किफायत नहीं मालूम थी कि थोड़ा घी बचा लेना चाहिए और उसके बाद पूरा मुझे खत्म करना चाहिए। इधर जब ये बैठा लाल बिहारी खाना खाने के लिए, उसने देखा दाल में घी नहीं है तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने पूछा, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? तो आनंदी ने बड़ी मासूमियत से, बड़ी सरलता से उत्तर दिया। आनंदी ने यह उत्तर दिया और यह कहा उसने कि अभी परसों ही तो घी आया था और आज कुछ पाव भर ही था। तो मतलब मैंने वो सब ये कर दिया। मैंने मांस पकाने में डाल दिया। तो जैसे ही आनंदी ने यह बात कही कि पाव भर ही था, तो मानो यह बात लाल बिहारी को तीर की तरह चुभी। सोच सोच की बात है। देखिए, हम जो बात सोचकर कहते हैं, जरूर हम बात जो अगर कोई कुछ बात कहता है तो हमारी अपनी सोच अलग होती है, सबकी अपनी सोच अलग होती है उस बात पर। किसी को अच्छी लग जाती, किसी को बुरी लग जाती, तो वैसे ही इसे बुरी लगी वह बात। तो जैसे सूखी लकड़ी, जो ड्राई वुड होता है, वो एकदम जल्दी से जल जाता है, वैसे ही बहुत भूखा था। कौन? लाल बिहारी भूख से एकदम व्याकुल हो रहा था। और उस पर से आनंदी की यह बात उसे एकदम तीर की तरह लगी। ऐसा लगा मानो किसी ने बातों के तीर छोड़े हैं उस पर। एकदम तिनक गया और उसने तिनक कर कहा, एकदम चिढ़ गया, इरिटेट हो गया, चिढ़ कर कहा, मायके में जैसे घी की नदी बहती हो। अब क्या होता है, स्त्रियों को आप दो चार बात सुना देंगे। वैसे ये जो बातें कही है पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में मुझे ये बातें बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ लिखी है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ कि स्त्री गालियां भी सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मायके की निंदा नहीं सही जाती। मतलब दो चार बात भी सुना देंगे तो भी वो सह लेगी, वो पर्सनली उसके उसे कुछ कह देंगे, लेकिन अगर उसके माता पिता भाई भाभी के बारे में, अर्थात मायके के बारे में अगर किसी भी स्त्री से कुछ कहा जाए, तो यह बात उस स्त्री के लिए असहनीय होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ आनंदी के साथ। जैसे ही लाल बिहारी ने यह बात कही कि मायके में जैसे घी की नदियां बहती हो, तो आनंदी ने मुंह फेर लिया। उसे आशा नहीं थी कि लाल बिहारी उससे ऐसा कहेगा। उसने यहाँ पर एक वाक्य या एक कथन कहा उसने, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। हाथी मरा भी तो 9 लाख का। उसने इसके बाद एक कथन कहा, ये एक लोकोक्ति है। देखिए, लोकोक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, मतलब गागर में सागर भरने वाली बात है। तो उसने एक कथन कहा यहाँ पर उसके बाद कि या वहां इतना घी, वहां मतलब मेरे घर पर, आनंदी बता रही है, मेरे घर पर इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। नित्य मतलब रोज। मेरे यहाँ रोज जो नाई और कहार आते हैं, तो नाई और कहार वहां पर विशिष्ट जातियां होती हैं, अलग अलग जातियां होती हैं जो वहां पर काम करते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं वहां पे, घरों के काम करते हैं। मतलब वहां के जो नौकर चाकर है वे इतना घी खा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, कोई पूछता भी नहीं है। अरे तुम जितने घी के बारे में तुम मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हो, मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, मुझे दोषी मान रहे हो, उतना घी तो मेरे मायके में खा लेते हैं लोग और किसी को पता भी नहीं चलता। तो यह बात कही। किससे कही यह बात? आनंदी ने लाल बिहारी से यह बात। इस बात पर लाल बिहारी को इतना क्रोध आया कि उसने थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है तुम्हारी जबान खींच लूं। इतना गुस्सा आया उसे, उसने कहा कि तुम्हारी जबान खींच लो। फिर आनंदी को भी गुस्सा आ गया और आनंदी ने कहा कि वे होते तो इसका मजा चखा देते। बच्चों, ये वे किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये वे उसके पति, आनंदी के पति, क्या नाम है उनका, श्रीकंठ के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो मतलब लाल बिहारी भूल गया कि किस इंसान के लिए वह बात कर रहा है। अपने भाई के लिए वो कह उठा। मतलब क्रोध में इंसान इतना, इसीलिए जब भी क्रोध आए ना तो थोड़ा देर अपने आप को आंखें बंद कर लो, 5 काउंट करो
उसके बाद आप कुछ बोलो। तो भूल गया कि अपने भाई के लिए कह रहा है। उसने कहा कि जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसको भी देख लूंगा और तुमको भी देख लूंगा। और उसने क्या किया, खड़ाऊ उठाई और जोर से आनंदी की ओर फेंकी। और यह उपर्युक्त कथन का जो मैंने अभी भी कहा। खड़ाऊ मतलब क्या होता है, चप्पल। चप्पल से अपनी भाभी की ओर उसने फेंका, चप्पल से फेंक करके अपनी भाभी को मारने का उसने प्रयास किया, मारा। और आनंदी खड़ाऊ जो होता है यूजुअली क्या होता है, रबर की चप्पल हो। तो वैसे जिन बच्चों को कभी मम्मी ने चप्पल से मारा होगा उनको पता होगा किस चप्पल से चोट लगती है। तो पहले ही चप्पल छिपा देते हैं कि कहीं इससे पिटाई ना हो जाए। तो लेकिन खड़ाऊ जो था वो थोड़ी लकड़ी जैसी होती है, लकड़ी से बनी होती है और काफी चोट लगती है। तो आनंदी की उंगली में चोट लगी। और आनंदी को अब कभी किसी ने इतना अपमान उसके साथ उसका नहीं किया था। आनंदी क्रोध से एकदम कांपने लगी। जैसे हवा से पत्ता कैसे हिलता है वैसे ही वो हिल रही थी, हवा से मतलब क्रोध से हिल रही थी एकदम। खड़ी नहीं हो पा रही थी वो, इतना उसे क्रोध आया। और अपने कमरे में आकर के उसने कमरे में को बंद कर लिया। और अ, बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी और 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। अब मेरा अगला प्रश्न है कि ये कब आए, श्रीकंठ सिंह इनके आनंदी के पास कब आए? तो ये आए शनिवार को। शनिवार को आए। और शनिवार को शाम को आने के बाद भी आनंदी के पास ये जाते जाते इन्हें 10 बज गए। क्यों 10 बज गए? क्योंकि संध्या के समय जब ये आए तो पूरे गांव के लोगों ने श्रीकंठ को घेर लिया। गांव के लोग उनको घेर लेते थे और उनसे तरह तरह के सवाल पूछा करते थे। अब जब सब लोग चले गए वहां से, तब लाल बिहारी ने कहा, किसने कहा? लाल बिहारी ने, भैया आप भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बातचीत किया करे। उसने कहा, अपनी भाभी के लिए कहा उसने कि उन्हें मुंह संभाल कर बात करनी चाहिए। यह कहा उसने, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। मतलब पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा, मुझे पता नहीं। अब बेनी माधव सिंह को जहां अगर किसी की गलती है तो उसकी ओर से बोलनी चाहिए, बात उसकी ओर से बोलनी चाहिए। लेकिन बेनी माधव सिंह अपने अपने कर्तव्य का यहाँ पर निवारण सही तरीके से नहीं किया। उन्होंने भी अपने बेटे की ओर से गवाही दी। क्या गवाही दी बेनी माधव सिंह ने? और यह उनकी मानसिक मतलब किस तरह से वे संकीर्ण विचारधारा के थे, कितने नैरो माइंडेड थे वे, ये इससे पता चलता है। बेनी माधव सिंह तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। मतलब जो बहुओं को कह दो, बेटियों को कह दो, उन्हें वो सुन लेना चाहिए, ना तो उन्हें कुछ वाद विवाद करना चाहिए, आंख मूंद करके उनकी बात पर भरोसा कर लेना चाहिए। तो श्रीकंठ भी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है। लाल बिहारी ने फिर से कहा कि उन्होंने पूछा श्रीकंठ ने कि क्या हुआ, कोई कुछ बात बताओ तो सही। तो लाल बिहारी ने फिर से यह बात कही कि वे अगर बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई नीची जात के नहीं है। फिर उसने कहा कि बस अपने आप मुझसे उलझ पड़ी और मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। ये सब कान भर दिया। कान भरना, कान भरना, किसने किसके कान भरे यहाँ पर? यहाँ पर कान भरे लाल बिहारी, बेनी माधव सिंह ने किसके कान भर दिए? श्रीकंठ सिंह के कान उन्होंने भर दिए। अब जब श्रीकंठ सिंह आनंदी के पास पहुंचे तो वो पहले एकदम भरी बैठी थी। भरी बैठना मतलब गुस्से में बैठना, भरी बैठना, वहां लिखा है भरी बैठी थी। तो ये हजरत भी कुछ तीखे थे। तीखे मतलब बोलने में थोड़े तेज थे, कम नहीं थे, ये भी तेज थे। तो आनंदी ने लेकिन पूछा कि चित्त तो प्रसन्न है, ठीक तो हो? क्योंकि जिस तरह से बिहेव करते थे आज वैसा नहीं थे, क्योंकि पहले से ही कान भर दिया है। तो श्रीकंठ सिंह ने कहा कि मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने यह क्या उपद्रव मचा रखा है? उपद्रव का अर्थ होता है शोर शराबा। ये क्या शोर मचा कर रखा है तुमने घर में? आनंदी की एकदम त्योरियां चढ़ गई। त्योरियां चढ़ जाना मतलब क्या होगा? त्योरियां चढ़ जाना, बहुत गुस्से में आ गई। तो अब यहाँ पर आनंदी ने अपने बारे में यह बात कही कि जिसने तुमसे यह आग लगाई, अगर मैं उसको पाऊं तो मैं उसका मुंह झुलस दूं। तो अब इसके बाद आनंदी ने सारी जानकारी, पेज नंबर आप जब 35 देखेंगे तो उसमें सारी जानकारी दी और बताया कि जिस इंसान को मतलब चपरासीगिरी करने का शऊर नहीं है उसने मुझे खड़ाऊ से मारा। बुलाओ उसे, पूछो, पूछो उसने क्या किया मेरे साथ। अगर मैं झूठ कह रही हूं तो उसको बुलाओ कि मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। तो उसके बाद जो श्रीकंठ थे, अभी चूंकि काफी रात हो चुकी थी, फिर दूसरे दिन वे किसके पास गए? कहाँ गए वे? बेनी माधव सिंह के पास गए। क्या कहा उन्होंने? श्रीकंठ सिंह ने बेनी माधव सिंह से, उन्होंने कहा अपने पिताजी से कि मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता।
क्यों कही उन्होंने यह बात? क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान उतना ही प्रिय था और अपनी पत्नी का सम्मान भी अपना सम्मान मानते थे। उधर लाल बिहारी ने भी यह बात सुनी। लाल बिहारी ने भी जब यह बात सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। अपने भाई का वह बहुत सम्मान करता था और आज उसका वही भाई उससे अलग होने की बात कर रहा था। बहुत स्पष्ट शब्दों में लाल बिहारी ने कह दिया, ये श्रीकंठ सिंह ने कह दिया कि इस घर में या तो मैं रहूंगा, या तो मैं रहूंगा, या फिर कौन रहेगा? लाल रहेगा, या फिर लाल बिहारी रहेगा। आप चुन लीजिए आपको किसके साथ रहना है। तो लाल बिहारी ने ऐसा सोचा नहीं था कि उसका भाई उसे ऐसा कहेगा। उसे ऐसा लगा था कि दो चार कड़ी बातें सुना देंगे, एक आध थप्पड़ मार देंगे मुझे, पर मुझसे एकदम अलग होने की बात करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। इधर दोनों इधर जो श्रीकंठ है और उनके पिता है, उनके बीच में भी बहस जारी थी। और गांव के जो लोग थे, गांव के कुटिल मनुष्य, कौन से कुटिल मनुष्य? जो इस जो इस घर की, मतलब दोनों भाई जो मिलकर रहते थे और आनंदी इतने अच्छे से पूरे घर को संभाल कर रख रही थी, तो इस घर से उन्हें बहुत ईर्ष्या की भावना थी। उनके कलेजे पर सांप लौटता था, ईर्ष्या की इतनी भावना थी। तो वे चाहते थे कि इस घर में कभी तो झगड़ा हो और हमारा मनोरंजन हो। तो बस वे वहां पर आ गए थे, आ रहे थे, कोई कुछ किसी किसी काम के बहाने से वहां पर आ रहा था। बस इस ये कौन समझ गया कि ये लोग यहाँ पर तालियां बजाने के लिए आए हैं और हमारे बीच में जो बहस हो रही है, ये बात समझ गए बेनी माधव सिंह। और उन्होंने बात को पलटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा। बाप ने बात तुरंत पलट दी। लेकिन जो ये अनुभव रहित जो इंसान था, किसे कहा गया अनुभव रहित इंसान? श्रीकंठ को। वह इस बात को नहीं समझ सका कि बाप ने किस मतलब से बात पलटी है। और फिर बेनी माधव सिंह ने फिर से कहा कि बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। मूर्ख किसे कहकर बुलाया उन्होंने? मूर्ख कहकर बुलाया उन्होंने लाल बिहारी सिंह को। और लाल बिहारी सिंह के बारे में एक और शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि वह बेसमझ लड़का है, उसमें समझदारी बिल्कुल नहीं है, तुम उसे माफ कर दो। तो श्रीकंठ सिंह ने कहा मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। अब इधर आनंदी, जब ये सब बातें हो रही थी तो आनंदी भी सोच रही थी कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि आनंदी मतलब अपने आप को गिल्टी मान रही थी। अपने आप को गिल्टी बिल्कुल नहीं मान रही थी आनंदी। लेकिन आनंदी को लग रहा था कि ठीक है, अगर किसी से गलती हुई है तो उस गलती को हमें माफ कर देना चाहिए। उस गलती के लिए हमें उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। देखिए, क्षमा सबसे बड़ा आभूषण होता है। क्षमा हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा आभूषण होता है, किसी की गलतियों को माफ कर देना। और यही आभूषण किसके पास था? आनंदी के पास था। और आनंदी ने किसे माफ कर दिया? लाल बिहारी को उसने माफ कर दिया। और उसकी इसी बड़प्पन के कारण, मतलब उसके इसी जो उसमें उसका जो ऐसा स्वभाव था, इसी स्वभाव के कारण ही वह बड़े घर की बेटी कहलाई। तो आनंदी, अगर शीर्षक की सार्थकता पूछा जाता है, शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, तो आनंदी बड़े घर से आई थी। आनंदी बड़े घर से आई थी, बड़े घर से आई थी। लेकिन बड़े घर के से आने के कारण वह बड़ी घर की बेटी नहीं कहलाई, बल्कि उसके हृदय में जो विशालता थी, जो बड़प्पन था, इसी कारण वह बड़े घर की बेटी कहलाई। और इसीलिए गांव के भी लोगों ने, गांव के जो लोग थे, ग्रामीण थे, और जो उसके ससुर थे बेनी माधव सिंह, उन्होंने भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे बड़े घर की बेटी कह करके पुकारा। तो हमारे हृदय में दया की भावना होनी चाहिए, हमारे हृदय में मानवता की भावना होनी चाहिए। किसी की गलती को हमें माफ कर देना चाहिए और माफ करने वाला इंसान ही बड़ा इंसान कहलाता है। तो आप इसे बड़े घर की बेटी, मतलब ये शीर्षक की सार्थकता में लिख सकते हैं। इसके बाद एक और जो प्रश्न यहाँ पर आता है वो है उद्देश्य। क्या है इस पाठ का उद्देश्य? क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है कि संयुक्त परिवार देश का आधार। इस पाठ के माध्यम से यह बात बताने की कोशिश की गई है। दूसरी बात है, किसी भी घर को घर बनाए रखने में, नहीं तो वो मकान कहलाएगा। देखिए, होम और हाउस, आई एम गोइंग टू माई होम, मैं अपने घर में जा रहा हूँ, मैं अपनी मकान में जा रहा हूँ, नहीं, हम घर कहते हैं। तो किसी भी घर को जोड़ कर रखने में उस घर की स्त्रियों का बहुत योगदान होता है। हालांकि ये बात इस पाठ के माध्यम से कहने की कोशिश की गई है, लेकिन आप वहां पर एक और बात लिखी कि किसी भी घर को जोड़ कर रखने में घर के प्रत्येक
इंसान का इक्वल योगदान होता है। नहीं तो अगर हम सिर्फ यही बात चलाएंगे, इसी बात को हम कहेंगे कि स्त्रियों का ही योगदान होता है, स्त्रियों का ही योगदान होता है, तो फिर पुरुष क्या करेंगे? पुरुष क्या सिर्फ लड़ते रहने के लिए और खड़ाऊ फेंकने के लिए? नहीं। तो हम यहाँ पर यह बात देखेंगे कि किसी भी घर को बनाए रखने में घर के सभी पुरुषों का, स्त्रियों का इक्वली समान रूप से योगदान होता है, और सबको अपने अपने और तीसरी बात है, अपने क्रोध पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध में इंसान बावला हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करने जा रहे हैं। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना बहुत बहुत ही आवश्यक है। और घर के मतलब जो घर के बुजुर्ग हैं, उन्हें अपने कर्तव्य का निवारण सही तरीके से करना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है सही। दूध का दूध और पानी का पानी। घर के प्रत्येक सदस्य को यह देखना चाहिए कि घर में किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो हमें अन्याय का पक्ष कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ, मतलब ये जो मैंने क्विक रिवीजन लिया है, ये आप इसको बार बार सुनिए तो ये आपका अच्छे से रिवीजन होगा। लेकिन हाँ, मैं फिर से कहूंगी आपसे कि आप पाठ जरूर पढ़िए।